पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वीडियो नंबर 8। वेलकम ऑल ऑफ यू। एनालिटिसिटी ऑफ सम फंक्शन, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। द सम फंक्शन ऑफ ए पावर सीरीज इज एनालिटिक इनसाइड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। यही है रिजल्ट। इसका प्रूफ काफ़ी हेवी होता है, भारी होता है, इसलिए शुरू के कुछ पोर्शन को हमने लिख दिया है। थोड़ा समय बच जाएगा, मान लो 3 मिनट भी बच गया तो बहुत बड़ी बात है। प्रूफ, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू सिग्मा ए एन जेड टू दी पावर एन एंड जी ऑफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन ए एन जेड टू दी पावर एन माइनस 1। इसका ये डिफरेंशियल सीरीज है ना, आपको पता है पावर सीरीज और उसका डिफरेंशियल सीरीज इक्वल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रखते हैं। एंड लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच ऑफ द पावर सीरीज। इसका भी आर है, इसका भी आर है। Let Z be any point within the circle of convergence so that mod Z less than R. Mod Z equal to R सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। हमको सिद्ध करना है कि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर, इनसाइड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, फंक्शन एनालिटिक है। यानी कि हमें उन सभी Z के लिए फंक्शन को एनालिटिक सिद्ध करना है जिनके लिए mod Z लेस देन R हो। अब मॉड जेड रियल नंबर है ना, मॉडुलस न है, और ये रेडियस है, रियल नंबर है। दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो हम एक रियल नंबर की यहाँ पे कल्पना करने जा रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर आर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देन देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर आर सच दैट मॉड जेड लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर। माने इसके बीच में एक नंबर की कल्पना हमने कर ली। लेट अस चूज अ नंबर, एक नंबर और हम चूज कर रहे हैं। लेट अस चूज अ नंबर h सच दैट दिस वन। इसको ऐसे समझ में कम आएगा, इस ज्योमेट्री से समझे आप। ये मॉड जेड हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया। मॉड जेड और r के बीच में ये नंबर डाला गया है, यही लिखा हुआ है। सुविधा के लिए मॉड जेड को अल्फा से, मॉड h को बीटा से हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो देखो ये हो गया अल्फा लेस देन अल्फा प्लस बीटा लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर, ये लिखा हुआ है। रिजल्ट नंबर 1। नाउ एनालिटिसिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। पॉइंट पर एनालिटिक होना और डोमेन में एनालिटिक होना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है ना। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। पॉइंट जेड नॉट पे एनालिटिक तब कहलाएगा जब जेड नॉट के किसी नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। डोमेन में एनालिटिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन डी, दैट इज इफ इट इज रेगुलर इन डी। तो हमको तो डोमेन में एनालिटिसिटी यहाँ पे स्टेब्लिश करना है ना। सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के भीतर वाला पूरा इंटीरियर ऑफ द सर्किल वो डोमेन हो गया। तो इसके लिए आप सिद्ध कर दीजिए कि डोमेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी डोमेन में एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। बस इतनी सी बात है। तो अब एफ डैश जेड एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच होता है अंडर द लिमिट एच टेंस टू 0। तो एच टेंस टू 0 लिमिट हम बहुत बाद में लेंगे, पहले इतना लिखा हमने, माइनस जी ऑफ जेड। अब यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट किया। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी वेरिएशन है, लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, ए एन जेड टू दी पावर एन। तो एफ ऑफ जेड प्लस एच कितना होगा? सिग्मा ए एन जेड प्लस एच टू दी पावर एन। तो वही लिखा हुआ है, ए एन जेड प्लस एच टू दी पावर एन माइनस एफ ऑफ जेड ए एन जेड टू दी पावर एन अपॉन एच माइनस जी ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। इक्वल्स टू मॉड सिग्मा ए एन हटा लिया बाहर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब क्या बचा? जेड प्लस एच होल टू दी पावर एन माइनस जेड टू दी पावर एन अपॉन एच माइनस एन जेड टू दी पावर एन माइनस 1। अब देखो ये सिग्मा है ना, अंदर सिग्मा है, मॉड के अंदर सिग्मा है, माने कि समेसन का मॉड है। समेसन का मॉड लेस देन और इक्वल टू समेसन ऑफ मॉडुली। अगर ये सिग्मा बाहर करेंगे तो चिन्ह ऐसा हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी मॉड, जितना बचा हुआ है उसका पूरे का मॉड। अब मान लो ये लिखा सिग्मा मॉड ए इंटू बी, तो मॉड ए इंटू बी बराबर होगा मॉड ए इंटू मॉड बी। तो वही लिखा गया, इसका मॉड अलग कर दिया, इंटू जो बच गया उसका मॉड अलग कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, सोचो कि ये जो अंदर लिखा ये क्या है, अलग से हम सोचवा दे रहे हैं।
कहाँ पर है हम लोग? इस स्टेप पर, ध्यान रहे। z प्लस एच होल टू द पावर n माइनस जेड टू द पावर n माइनस एन जेड टू दी पावर n माइनस 1, बाइनामियल एक्सपेंशन लिखिए इसका, z टू दी पावर n प्लस n z टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 z टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस z टू दी पावर n, फिर माइनस n z टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच। तो ये जोड़ा कट गया, ये जोड़ा कट गया, ये बचा, प्लस लास्ट में बचेगा। तो लास्ट में अगर आप चाहें तो लास्ट वाला लिख दें, h टू दी मॉड h टू दी पावर प्लस h टू दी पावर n माइनस 1। तो लास्ट टर्म तब लिखा जाता है जब ये पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, ठीक है ना। तो ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? हाँ, कहाँ से पता चल रहा है? an से। an का मतलब होगा nth टर्म, a1 a2 so on, इस सीक्वेंस का nth टर्म, तो n पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेप पर एक बार तो लिखिए था कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो बचा क्या? यही बच गया ना, सब कट गया। अब देखो ये क्या चीज़ है, मान लो लिखा है कि मॉड u प्लस सो ऑन, मॉड के अंदर u प्लस v प्लस w प्लस सो ऑन वगैरह वगैरह, तो ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड u प्लस मॉड v प्लस मॉड w ऐसा होगा। तो वही लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा ये मॉड, और फिर इसके अंदर जो एक्सपेंशन पर बचा है उन सभी का मॉड n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मॉड z होल टू द पावर n माइनस 2 और मॉड h। हाँ, मॉड h इसलिए आया है क्योंकि एक चीज़ पर हम लोग ध्यान नहीं दिए, h से डिवाइड भी तो करना है ना। तो यहाँ पे जब h से डिवाइड करोगे तो इसका h पावर कम हो जाएगा इसका, तो वो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे तो कर लिया हमने। ये h टू दी पावर n आएगा, ओके। और लास्ट में जब h से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा h टू दी पावर n माइनस 1। समझ बात आ गई? फिर मॉड z को आपने अल्फा लिखा है, मॉड h को आपने बीटा लिखा है, वही नोटेशन इसमें डाल दिए, तो ये रिजल्ट आया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारी है भाई, काफ़ी बड़ा है, जिसको हम छोटा नहीं कर सकते। Since r is radius of convergence, since r is the radius of convergence of the power series sigma 0 to infinity a n z to the power n, therefore the power series is convergent for mod z less than r। And so limit n tends to infinity a n z to the power n equals to 0 for mod z less than r, convergent कारण लिख दें। We know that, नहीं तो आपको पढ़ते समय दिक्कत होगी। We know that if sigma un is convergent, then limit n tends to infinity un is equal to 0, but converse is not true। अब लिमिट वाला डेफिनेशन लिखें कि इसकी लिमिट अगर इतनी है, therefore for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod a n z to the power n minus 0 is less than epsilon for all n greater than or equal to m, that is mod a n into mod z whole to the power n less than epsilon
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। लिमिट का डेफिनेशन लिखा है मैंने केवल। चूंकि ये इनइक्वलिटी कहाँ से लागू हो रही है, n इक्वल टू m और उसके आगे। हम जानते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओमिट करते हैं तो उसके कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। देखो मेरी बात को समझो, ये जो इनइक्वलिटी है वो कहाँ से लागू हो रही है, n इक्वल टू m से। यानी कि समझ लो बढ़िया से, मॉड ए एम मॉड जेड होल टू दी पावर m लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ए एम प्लस 1 मॉड जेड होल टू दी पावर m प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ए एम प्लस 2 मॉड जेड होल टू दी पावर m प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन एंड सो ऑन। ये इनइक्वलिटी सब लागू हो रही पूरा। लेकिन m के पहले जो m माइनस 1th टर्म है उसके लिए तो लागू नहीं हो रही है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए लागू हो रही है, यानी कि a1 मॉड जेड लेस देन एप्सिलॉन, n इक्वल टू 2 के लिए मॉड a2 मॉड जेड होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन एंड सो ऑन, और मॉड an माइनस 1 m माइनस 1 इंटू मॉड जेड होल टू दी पावर m माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अगर यहाँ से लागू होता तो हम कहते कि ये n इक्वल टू 1 से लागू हो रहा है, तो इनके लिए तो लागू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म m माइनस 1th टर्म को ओमिट कर देंगे। जब इसको ओमिट कर देंगे, सीरीज से बाहर निकाल देंगे, तब सीरीज जो बचेगा वो कहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। तो जब यहाँ से शुरू होगा तो अब इसको हम mth टर्म कहेंगे नहीं ना, अब ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो यही सब करने जा रहे हैं हम, इसकी जानकारी आपको है। वी नो दैट omission of a finite number of terms has no effect on convergence. Therefore, we start the series where from the above inequality holds, where from above inequality holds. Thus we have, अब यही इनइक्वलिटी देखो हम ऐसे लिखेंगे, मॉड ए एन इंटू मॉड जेड होल टू दी पावर n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Since mod z is less than r, that is r कैपिटल R, mod z को क्या माने हैं हम लोग, अल्फा। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इसको पकड़ना है। ये since स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, देयरफॉर मॉड ए एन से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा मॉड ए एन एक बात ये करनी थी कि देखो ये जो बात यहाँ से हमने शुरू किया है रेड कलर में, वो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। और ये जो बातचीत चल रही थी, ये बातचीत चल रही थी मॉड जेड लेस देन आर के लिए। तो इसको हम यहाँ पे अगर लिख देते तो अच्छा रहता, ट्रू फॉर मॉड जेड लेस देन आर, यानी मॉड जेड की जगह पे वही संख्या रहेगी जो आर से कम है। तो अब हम कहने जा रहे हैं, ये अब समझ में आ गया जाता, सिंस आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसलिए इसमें हम मॉड जेड की जगह आर लिख सकते हैं। देयरफॉर ये बात है, मॉड ए एन स्मॉल आर टू दी पावर एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, यानी मॉड ए एन
mod a n is less than epsilon upon r to the power n for all n। अब इसको हम नंबर 2 में रखेंगे। जो mod a n है वो epsilon upon r to the power n से छोटा है। देखो ध्यान से, ये है दिस रिजल्ट, यहाँ पे देखो इक्वलिटी खंडित है, यहाँ भी खंडित है, तो दिस रिजल्ट लेस देन आर इक्वल टू दिस और दिस इज लेस देन दिस, ये वाला, सिर्फ ये वाला। तो अब फाइनली क्या होगा, दिस रिजल्ट लेस देन सिग्मा, यहाँ पे लिख देंगे हम एप्सिलॉन अपॉन आर टू दी पावर एन, ब्रैकेट में यही रहेगा। तो अब लिखिए दस रिजल्ट 2 विल टेक द फॉर्म, कोई मिटा दिया, कोई बात नहीं, हमको याद है। Thus, result 2 will take the form mod f of z plus h minus f of z upon h माइनस जी ऑफ जेड लेस देन हो जाएगा सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी मॉड ए एन की जगह ही एप्सिलॉन अपॉन आर टू दी पावर एन करली ब्रैकेट जो लिखा है एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दे रहा, अल्फा टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू बीटा और प्लस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान से देख लें, वन अपॉन बीटा ब्रैकेट से हम बाहर करेंगे। अब इक्वल यहां लिखना है, जगह नहीं होती तो लिखा यहां जाता है, समझा जाता है वहां। इक्वल्स टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन आर टू दी पावर n इंटू बीटा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 2। गलत लिख दिए ना, पावर बढ़ेगा ना यहाँ पे, 1 अपॉन बीटा कॉमन लिए हैं तो 1 अपॉन बीटा से डिवाइड करेंगे, यानी बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बीटा टू दी पावर n होएगा। अब ये किसी एक्सपेंशन का पोर्शन है, आइए इसको पहचाने हम। देखो अल्फा प्लस बीटा होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन करा जाए कितना आएगा, अल्फा टू दी पावर n प्लस n अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n, यही होगा ना। तो आपके पास देखो ये इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो यही लिख दीजिए। इक्वल्स टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन आर टू दी पावर n इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल टू दी पावर n माइनस अल्फा टू दी पावर n माइनस n अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बीटा, पहला और दूसरा वाला टर्म घटा दिए, यहां तक खींच लाए हम लोग। आर टू दी पावर n जो बाहर है ना सिग्मा और ब्रैकेट के बीच में, इसी को अंदर करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन बीटा ब्रैकेट आर टू दी पावर n यहाँ आएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन आर होल टू दी पावर n माइनस अल्फा अपॉन आर होल टू दी पावर n माइनस माइनस n बीटा अपॉन अल्फा, n था ही था, बीटा ले लिए
और अपान अल्फ़ा कर दिए तो ये अल्फ़ा टू दी पावर n हो गया, अल्फ़ा टू दी पावर n और नीचे r टू दी पावर n, तो ये हो गया ऐसा। इसको बंद करिए और इसकी नंबरिंग करिए 3। इस रिजल्ट को कहीं कोने में हम लिख दे रहे हैं। देखो बेटा, आप करने क्या जा रहे हैं, सिग्मा ऑफ दिस, सिग्मा ऑफ दिस, सिग्मा ऑफ दिस, इन सब की वैल्यूज़ निकाल करके इसमें रख देंगे, तब जा करके मंजिल हमको मिलेगी। काम भारी है, अभी 15 मिनट लगेगा। इस रिजल्ट को हम ऊपर नोट कर दे रहे हैं। रिजल्ट है मॉड f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस g ऑफ z लेस देन सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन बीटा करली ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r होल टू दी पावर n माइनस अल्फ़ा बाई r होल टू दी पावर n माइनस n बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई r होल टू दी पावर n करली ब्रैकेट क्लोज्ड। रिजल्ट नंबर 3। और इतनी जगह हम सेव कर ले रहे हैं। इधर भी कुछ रिजल्ट नोट करने के लिए जगह चाहिए, बना लेंगे। एक एक की वैल्यू निकलती जाएगी और लिखते जाएंगे हम। लेट अस मूव। नंबर 1, सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r होल टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r होल टू दी पावर माइनस 1। लॉजिक एक बार लिख दे रहा हूँ मैं। सिंस सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर n बराबर क्या होता है, इसको एक्सपेंड करिए पहले। देखो ऐसा ही तो है, सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर n। एक बार इसको समझ लो। n बराबर 0 रखेंगे 1 आएगा, n बराबर 1 रखेंगे फिर t आएगा, फिर t स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन एड इन्फिनिटम, अनंत तक आता चला जाएगा। अब इसको आप पहचानिए, ये एक्सपेंशन है किसका, 1 माइनस टी होल टू दी पावर माइनस 1 का। 1 माइनस टी होल टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा अपान r होल टू दी पावर माइनस 1। उल्टा करके लिख दीजिए, r अपान r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहीं से एक इलाका ले लें, बस इतने में। तो इतने में हमने निकाला सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा प्लस बीटा अपान r होल टू दी पावर n इज इक्वल टू r अपान r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। एक रिजल्ट ही आया। नेक्स्ट, इसी प्रकार से नंबर 2, हाँ 1 और 2 ठीक है, एक ही कठिन पड़ेगा इसमें। सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा अपान r, ये वाला, ये सिग्मा के साथ ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ही छोड़ दे रहा है, होल टू दी पावर n। देखो सिग्मा t टू दी पावर n, फिर डायरेक्ट लिख दिया जाए 1 माइनस टी माने अल्फ़ा बाई r होल टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू r माइनस अल्फ़ा अपान r होल टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू r अपान r माइनस अल्फ़ा। एक और निकला, सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा अपान r होल टू दी पावर n इज इक्वल टू r अपान r माइनस अल्फ़ा। अब तीसरा वाला भारी है, उस भारी के लिए फिर हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे। नंबर 3, लेट s इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी, ये उठाना है, n और अल्फ़ा अपान r होल टू दी पावर n। देन इसको फैलाइए, n बराबर 0 रखेंगे 0 आएगा, प्लस n बराबर 1 रखेंगे तो 1 अल्फ़ा बाई r टू दी पावर 1 प्लस 2 अल्फ़ा बाई r होल टू दी पावर 2 प्लस 3 अल्फ़ा बाई r होल टू दी पावर 3 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम।
ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है बाबू। देखो ये जो गुणांक है, अब ये तो जीरो हो गया, बेकार हो गया। इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू अल्फा बाई आर, लिखते चलो 1 पावर भी 1 प्लस 2 अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 2 प्लस 3 अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 3 प्लस सो 1 एड इन्फिनिटम। ये जो कोफिशिएंट्स है 1 2 3 4 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 1 अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 2 अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 3 एंड सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक। कामा लगा रहता है प्रोग्रेशन बोलते हैं, प्लस लगा है तो सीरीज बोलेंगे। इट इज एन अरिथमेटिको, यही हिस्सा थोड़ा भारी है और ये सब भूल भी जाता है इंटर के बाद, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक वगैरह। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी सीरीज, तो श्रेणी ही बोलिएगा। इट इज एन अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो। हाँ, ये परिभाषाएं हैं। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा? ये जो पोर्शन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है उसके कॉमन रेशियो को ही अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो कहा जाता है, विथ कॉमन रेशियो अल्फा बाई आर। तो अब इस सम को निकालने के लिए क्या करते हैं? अल्फा बाई आर से गुणा करते हैं। नाउ अल्फा बाई आर इंटू एस बराबर क्या होगा? मल्टीप्लाई करिए, तो ये अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो इसको खिसका कर लिखिएगा यहाँ पे। अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 2, ये हो जाएगा 3 पावर, तो हो जाएगा प्लस 2 अल्फा बाई आर होल टू दी पावर 3 प्लस 1। फिर इसको घटाते हैं, सबट्रैक्टिंग, इस सीरीज में से इस सीरीज को घटा देते हैं। सबट्रैक्टिंग वी हैव वन माइनस अल्फा बाई आर होल टू दी पावर एस, बाईं तरफ यही तो आएगा, देखो दाहिनी तरफ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो गया अल्फा बाई आर। ये है मान लो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हो गया प्लस अल्फा बाई आर होल स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब बराबर एक्स क्यूब, यानी अल्फा बाई आर होल क्यूब प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। अब ये प्योर ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया, प्योर ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो हो जाएगा अल्फा बाई आर अपान 1 माइनस अल्फा बाई आर। इस चीज़ को इधर ले आइए, इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू अल्फा बाई आर अपान 1 माइनस अल्फा बाई आर होल स्क्वायर। तो एस किसको माने थे आप? थोड़ा इसको और सरल कर लें, इक्वल्स टू, देखो आर स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा आर अपान आर माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। ऐसा आप किसको माने थे इसको? तो यही लिख दीजिए, अर्थात सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एन इंटू अल्फ़ा बाई आर होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू अल्फ़ा आर अपान अल्फ़ा आर माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। इसको यहाँ लिख दिया जाए, सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी एन अल्फ़ा बाई आर होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू अल्फ़ा आर अपान आर माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। एक वैल्यू और आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा ऑफ दिस, सिग्मा ऑफ दिस की वैल्यू आ गई, सिग्मा ऑफ दिस की वैल्यू आ गई। तो चलो सबको उठा उठा के रखे हम नंबर 3 में। नाउ 3 टेक्स द फॉर्म, now 3 takes the form mod f of z plus h minus f of z upon h minus g of z is less than सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी। सिग्मा आप काहे लिख रहे हो गुरु जी?
सिर्फ लिखिए एप्सिलॉन अपॉन बीटा और ब्रैकेट सिग्मा ऑफ दिस की वैल्यू कितनी थी, आर अपॉन आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस सिग्मा ऑफ दिस की वैल्यू कितनी थी, आर अपॉन आर माइनस अल्फा, माइनस बीटा बाई अल्फा तो छोड़ दिए थे यहीं पे, फिर सिग्मा ऑफ एन इंटू दिस की वैल्यू ये है आर अल्फा या अल्फा आर अपॉन आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, बस रिजल्ट अब आ गया है। 5 मिनट और। हाँ, ये प्रूफ काफ़ी हैवी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत मजबूरी में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, जब कोई विकल्प ना बचे तभी, अन्यथा छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हर पेपर में विकल्प होता है। कंपटीशन की बात जुदा है भाई, उसकी बात हम नहीं करेंगे। इज इक्वल टू आर 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 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आर एप्सिलॉन अपॉन बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस आर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 अपान आर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 अपान आर माइनस अल्फा माइनस, इधर क्या क्या बचा देखो, इधर ये अल्फा कैंसिल हो गया और आर आपने हटा ही लिया है तो बच गया बीटा अपान आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब हम समझ रहे हैं इसका एलसीएम ले लिया जाए, इज इक्वल टू आर एप्सिलॉन अपॉन बीटा और आर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर, यही एलसीएम आएगा। तो अब इसके हिस्से क्या आएगा, इसके हिस्से आएगा आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इसके हिस्से आएगा माइनस आर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू आर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये रहा, इज इक्वल टू आर एप्सिलॉन अपॉन बीटा। इसके बाद क्या करें, ये बट्टे वाला चिन्ह इतना बड़ा बड़ा खींचने में आसकत लगता है। चलो आर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर, अब ऊपर जोड़ना है तो पहले और दूसरे में आर माइनस अल्फा कॉमन है, इसमें तो आर माइनस अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आर माइनस अल्फा माइनस आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये रहा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस बीटा इंटू आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, एक स्टेप और लिखा जाए इक्वल टू आर एप्सिलॉन अपॉन बीटा इंटू एक ब्रैकेट में आर माइनस अल्फा और इस ब्रैकेट में आर माइनस अल्फा कट गया, बीटा बचा केवल, तो ये हो गया बीटा माइनस बीटा आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये, और नीचे वही आर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो आर माइनस अल्फा का एक पावर कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ की है देखो, ये जो आर माइनस अल्फा था वो तो केवल इसी के साथ था ना भैया, ये रहा, अब ठीक हो गया, अब जाके ठीक होगा। इक्वल्स टू, अभी ना काटिएगा खबरदार, आर एप्सिलॉन अपॉन बीटा इंटू, अब जरा देखो बीटा इंटू आर माइनस अल्फा, बीटा इंटू आर माइनस अल्फा, इतना हिस्सा कट जाएगा, बचेगा प्लस बीटा स्क्वायर। तो आर एप्सिलॉन बीटा स्क्वायर, आर एप्सिलॉन बीटा स्क्वायर अपान वही आर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर, फिर गड़बड़ कर दिया, यहाँ होल स्क्वायर नहीं रहेगा। देखो भाई, यही कह रहा था ना एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन खूब ज़्यादा अभ्यास ना हो तो कहीं ना कहीं एरर हो ही जाता है। अब एक बीटा कैंसिल होगा, एक बीटा कैंसिल होगा, तो अब कुल मिला के आपके सामने स्थिति ये बन गई, ये यहाँ पर आकर के देखो, दिमाग चित्त शांत नहीं ना, ये लिख दिया हमने, फिर बीटा अब सही है। अब एक बीटा कट गया तो हो जाएगा आर एप्सिलॉन बीटा, आर एप्सिलॉन बीटा अपॉन आर माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू आर माइनस अल्फा माइनस बीटा।
अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं, h टेंस टू 0, तभी तो ये f डैश z बनेगा। ये था r एप्सिलॉन बीटा। letting h tends to 0, that is बीटा किसको माने थे आपको याद है? मॉड जेड को आप अल्फा लिए थे, मॉड एच को आप बीटा लिए थे, दैट इज मॉड एच टेंस टू 0, दैट इज बीटा टेंस टू 0 वी हैव। जब h टेंस टू 0 लिमिट लोगे तो इतना हिस्सा जो है बन जाएगा f डैश z, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसमें h है ही नहीं, माइनस जी ऑफ जेड लेस देन दाहिने तरफ की क्वांटिटी जब बीटा टेंस टू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि दाहिनी तरफ क्या आएगा? अ क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसी क्वांटिटी से भी छोटा है जो क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, 0 के बिल्कुल बगल वाली क्वांटिटी। तो 0 के जस्ट बाईं तरफ कौन होता है? अरे जो क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, देखो ऐसे समझो नंबर लाइन पे ये 0 है और दाहिनी तरफ क्या है? अ क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, मतलब 0 के जस्ट बाद वाली संख्या है। अब इस संख्या से भी छोटी संख्या कौन होगी? 0 या नेगेटिव, क्योंकि ये मॉडुलस है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ डैश जेड माइनस जी ऑफ जेड टेंस टू 0, दैट इज एफ डैश जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड विच एग्जिस्ट्स। जी ऑफ जेड पता है ना? या ऐसा करते हैं, we know that g of z is equal to sigma n a n z to the power n minus 1 is convergent for mod z less than r. It means that g of z अच्छा, ये जो सारी बातचीत है ना, ये फिर एक बार लिख दिया जाए कि शुरू से ही ये बातचीत चल रही है फॉर मॉड जेड लेस देन आर के लिए, और मॉड जेड लेस देन आर के लिए जी ऑफ जेड कन्वर्जेंट है, दैट एंड सो या फुल स्टॉप, देयरफॉर जी ऑफ जेड एग्जिस्ट्स within mod z equal to r, या इसे लिखें exists for mod z less than r, and so अगर ये एग्जिस्ट कर रहा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। f डैश z exists for mod z less than r, that is f of z is differentiable and hence analytic for mod z less than r, माने विदिन, ऐसे लिख दे, विदिन द सर्किल, कौन है सर्किल? mod z is equal to r ऑफ कन्वर्जेंस, विद इन सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। यही प्रूव करना था बच्चा। कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक तब होता है जब उस डोमेन में वो रेगुलर हो, यानी उस डोमेन में वो डिफरेंशिएबल हो। तो यही दिखा दिया। एक बार फिर वही बात मैं दोहरा दे रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैवी पड़ता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट, हर यूनिवर्सिटी में हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो अभ्यास करिएगा खूब, लिख लिख के तो प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम में जल्दी से लिख उठेगा, नहीं तो कहीं फंस गया तो पूरा ढह जाएगा।
वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।